हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराऊंगा। मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। एक ये टोंक के मैं जब से पढ़ता था तब से इनको जानता हूं मैं, और एक युवा अवस्था से लेकर अभी तक इनका स्कूलों से बहुत प्रेम रहा है। उनको टोंक में रवि भैया के नाम से जाना जाता है। मैं उनसे आज रूबरू कराऊँगा आपको, क्योंकि व्यक्तित्व परिचय के सफ़र में मैं शुरुआती सफ़र में रविंद्र जी, आपकी जड़ें वीरांगनाओं की भूमि सागर बीना से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज आप टोंक खुर्द की धड़कन बन गए हो। बुंदेलखंड से मालवा तक का यह सफ़र कैसा रहा? टोंक खुर्द में बसने की कहानी क्या है? आप संपूर्ण दर्शकों को बताइए। बीना चूँकि मेरी जन्मभूमि है और यहाँ मालवा में आने का, टोंक में आने का, ये कहते हैं कि ऊपर वाला जिसके लिए जो लिख देता है कि कहाँ किसको क्या करना है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। हम 3 भाई और 3 बहन हैं, तो मेरी माँ की ऐसी इच्छा रही कि मुझे यहाँ, हमारे मौसा जी हैं हरि सिंह जी कुशवाहा, तो वो मैं यहाँ पर रहूँ, यहाँ पढ़ाई करूँ, मतलब आगे का भविष्य जो भी है यहाँ पर तय करूँ जी। और कुल मिला के मैंने तो ये चीज़ देखी है। वो उनकी इच्छा क्या रही है, तो प्रभु परमपिता परमेश्वर माँ भगवती की इच्छा थी कि टोंक खुर्द को, इस क्षेत्र को मेरी कर्मभूमि बनाना था, तो इस कारण मेरा यहाँ आना हुआ। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने, क्योंकि आपकी कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भावुक मोड़ आया है आपके लाइफ में। बचपन की यादें के बारे में, जब आप खुद स्कूल में थे तो आप किस तरह के छात्र थे? क्या उस समय भी आपके मन में ख्याल आता था कि बड़े होकर स्कूल की दशा सुधारेंगे? नहीं, इस प्रकार का कभी सोचा ही नहीं था, और मैं कोई एक मध्यम बौद्धिक स्तर वाला ही छात्र था, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। परिस्थितियाँ आपको बताई ऐसी रहीं कि पढ़ाई कहीं अड़चनों के बीच में हुई, और पढ़ने के उद्देश्य से फिर मुझे यहाँ भेजा गया था। यहाँ जो 10+2 जब शुरुआत हुई तो 12th मैंने टोंक खुर्द से करी जी, है ना। उसके बाद फिर इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में बीकॉम करने के लिए गया था, मगर किन्हीं कारण बस वो भी पूर्ण ग्रेजुएशन नहीं कर पाया जी। तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पहले से कोई और ऐसा कोई विचार भी नहीं था कि मैं स्कूलों में अपना योगदान दूंगा। वो तो ईश्वर को कराना था। कुछ ऐसे मोड़ आए, कुछ समय ऐसा आया कि मुझे लगा, टोंक खुर्द के स्कूल की हालात देखते हुए, आप भी यहाँ पर पढ़े हुए हैं, उस समय आपने खुद देखा है कि यहाँ के ये हालात थे कि एक पीरियड भी पूरा नहीं लगता था, पीरियड हाजिरी ही भर आती थी और बच्चे वापस क्लासों से निकल मैंने जाते देखा थे। है मेरी आंखों से, मैं भी पढ़ा हूँ। तो उस समय मन में ये ख्याल आया, और मेरे मन में क्या ख्याल आया, ऊपर परमपिता परमेश्वर ने जो आदेश करा और कुछ युवाओं का, आप जैसे युवाओं का साथ मिला, आपने भी उस समय सहयोग करा था। तो जब पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे तो हमने नगर के जो पढ़े लिखे युवा थे, तो उन लोगों से आग्रह करके स्कूल में ले जाकर बच्चों को पढ़वाने की कोशिश करी, और बस वहीं से एक स्कूल से जो जुड़े तो आज तक जुड़े हुए हैं। हाँ, स्कूल से जुड़ गए आप। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि शिक्षा और बच्चों से लगाव के बारे में। स्कूल प्रेम आमतौर पर नेता और जनप्रतिनिधि दफ्तरों में या सभाओं में ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा सुकून स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के बीच मिलता है। बच्चों की मासूमियत में आपको क्या खास खींच कर लाती हैं? ऐसा क्या है कि इस टाइप से स्कूल प्रेम क्यों है आपको ये? देखिए, भाषण और ये राजनीति से जुड़ा जरूर रहा मैं राजनीति से, मगर राजनीति में कभी कर नहीं पाया और न कभी करी है। रही बात स्कूल, जैसा आपको बताया कि जो उस समय जब जुड़ा था, तो उसके बाद बच्चों में जो निश्चलता रहती है, तो एक उनका जो आत्मीय लगाव, प्रेम देखकर मेरा भी एक झुकाव बच्चों की ओर होता चला गया। और मुझे ऐसा लगा कि अगर यदि हम बच्चों के लिए यदि कुछ करते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो राष्ट्र सेवा ही होती है। क्योंकि यदि वो बच्चे अच्छे पढ़ लिख के आगे जाते हैं तो उनका भविष्य बनता है, उनके परिवार का भविष्य बनता है, गांव का नाम रोशन होता है, देश का निर्माण होता है जी। बस यही सोच के। और दूसरा, उस समय एक बताया, मेरे को ज़्यादा मैंने बताया बौद्धिक, इतनी बुद्धिजीवी नहीं हूँ कि बस कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। तो मैंने एक वाक्य पढ़ा था, शायद वो विनोबा भावे जी का था, कि मृत जीवन से जीवित मृत्यु श्रेष्ठकर है। क्या बात है, बिल्कुल। तो उस वाक्य से मुझे और लगा कि नहीं, अपना जीवन कुछ ऐसा जीना है कि
कुछ लोगों के काम आए। और यदि ईश्वर परमपिता परमेश्वर अपने को इस लायक यदि बनाता है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्कूलों को ही माध्यम चुना। स्कूलों के लिए जो हम सुविधाएं जुटा सकते थे, उस समय जो भी नेता जनप्रतिनिधि वगैरह थे, उनके माध्यम से हमने स्कूलों में कई ऐसे कार्य किए। जैसे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस समय 2002 के आसपास ये मंजूर करवा कर इसकी हुई थी। बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए भी परेशानी होती थी। देवास जाना उस समय काफ़ी कठिन था। बस का किराया मात्र 6 रुपये था, मगर 6 रुपये भी बड़ी कठिनाई से आते थे लोगों के पास। तो कॉलेज की भी मांग करी थी, तो उस समय भोज की शुरुआत हुई थी 2002 के आसपास जी। तो प्रयास यही रहा कि बच्चों को अपन पढ़ने के लिए जो भी सुविधा दे सकते हैं, किस माध्यम से होगी, कैसे होगी, उसकी वो नहीं सोचा। बस जो भी जनप्रतिनिधि रहे उस समय, उनसे हर समय अधिकतर स्कूलों के लिए ही मांग की गई। अच्छा, ये बताइए, आपको मैं भी देखता हूँ अक्सर, हमारे विद्यालय में भी आते हैं आप और अन्य विद्यालय में जाते हैं, सुविधाओं पर बहुत नज़र रहती है आपकी। जैसे हमने सुना है कि आपको स्कूलों में पानी की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सजग रहना। जब आप किसी स्कूल के निरीक्षण के लिए जाते हो तो आपकी नज़र सबसे पहले किसी कमी या खूबी पर ही पड़ती है, ऐसा मैंने देखा है। तो अचानक आपको इस टाइप के कैसा ख्याल आता है कि यहाँ पर क्या कमी है, क्या है, और उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं आप, तो आपको सुकून मिलता है इससे कि क्या होता है? देखो, जब स्कूलों में जाते हैं सर, तो उसमें जब स्कूल प्रांगण में देखते हैं, अपन स्कूल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो अधिकतर जाना इसी उद्देश्य से होता है कि बच्चों को किसी प्रकार कोई समस्या तो नहीं है, कहीं शिक्षण के रूप में या कई अन्य सुविधाओं में, जैसा कि आपने बताया पानी की या शौचालय की या अन्य कहीं जो भी असुविधा हो। तो उसमें जब लगता है कि यहाँ किसी प्रकार की सुविधा का अभाव है, तो कोशिश यही करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, जो भी उस चीज़ को कर सकते हैं, तो उनके माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। और पूरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिससे कि उनके पढ़ने में किसी प्रकार का व्यवधान हो, चाहे वो पढ़ाने वाले टीचरों का मामला हो, चाहे अन्य सुविधाओं का। जी। अब अगला एक और प्रश्न इसी से संबंधित है, शिक्षकों से जुड़ाव। आप शिक्षकों के साथ भी काफ़ी समय बिताते हैं। आज के दौर में जब गुरु शिष्य परंपरा बदल रही है, आप शिक्षकों की भूमिका को समाज में निर्माण कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षकों को समाज और सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, शिक्षकों की भूमिका की बात करें तो कोई नेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो भी है, जो किसी प्रकार की सुविधाएं नगर में, गांव में या करते हैं, चाहे सीसी रोड का निर्माण हो, चाहे अन्य हो, ये तो एक संसाधन व एक सुविधा रहती है। मगर स्कूलों का ये रहता है कि जो टीचर रहते हैं वो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। उनकी भूमिका एक राष्ट्र निर्माण की रहती है कि जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं और जैसा पढ़ाते हैं, बच्चे वैसा ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो शिक्षक रहता है, उनके प्रति मेरा आदर भाव इसीलिए रहता है कि वो एक नए भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कई प्रकार के कई अधिकारी IPS, डॉक्टर, कौन क्या बन जाए, ये उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर निर्भर करता है, उनकी पढ़ाई की और मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो शिक्षकों के प्रति इसलिए मेरा एक मित्रवत व्यवहार रहता है। जो मेरे बराबरी के हैं या मुझसे जो बड़े हैं, उनका सम्मानीय तो सम्मान इसलिए रहता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे देश का एक नया भविष्य तैयार करते। बिल्कुल सही बात। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा राजनीतिक पर भी मैं बात करूँगा आपसे कि राजनीतिक सफ़र और वैचारिक बदलाव का कारण लगभग 3 साल पहले आपने एक बड़ी राजनीतिक फैसला लिया, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का। यह केवल पार्टी बदलना था या इसके पीछे कोई बड़ा वैचारिक परिवर्तन था? उस समय आपको मन में क्या चल रहा था? देखिए, अब ये तो अब राजनीतिक प्रश्न हो गया है। तो और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि घर भी छोड़ना पड़ता है। तो ये तो पार्टी की बात है। ठीक है। और दूसरा, मैंने बताया नहीं कि मेरा उद्देश्य खाली एक ही है कि किसी भी प्रकार से लोगों कैसे प्रभावित हुए आप ये चेंज करने से? क्या लगा आपको? देखिए, इसके पीछे क्या है, मतलब वो जानना चाह रहा था मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं। मैंने बताया आपको कि कभी कभी आदमी घर छोड़ता है, परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ये तो पार्टी है। अच्छा, आप पूरा बताना नहीं चाह रहे, शायद ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब इसके बाद में नई जिम्मेदारी, बीजेपी में शामिल होने के बाद आपका काम करने की शैली, क्या अंतर महसूस हुआ? क्या आपको लगता है कि आप समाज और शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे पार्टी चेंज करने के बाद की बात कर रहा हूँ? ये देखिए, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भी जिस प्रकार से मेरी जो कार्यशैली थी जी,
और जिस कार्यशैली से पहले कार्य करता था वो ये भी कर रहा हूँ। बिल्कुल देखा है मैंने है आपको। ना, कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। और पार्टी बदलने की बात है कि अब इस पार्टी में आके कुछ बेहतर, तो हाँ बेहतर तो देखो जहाँ रहेंगे आप, यदि आप बताइए जैसे घर छोड़ के आप बाहर जाते हैं, बाहर आप यदि आप अपने आप को क्या कहते हैं उसको, अपने परिस्थितियों से ढाल लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है जी। तो यहाँ भी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। अभी भी हमारे जनप्रतिनिधियों को किसी प्रकार कोई समस्या बताते हैं तो बिल्कुल उनका निराकरण का होता है, समाधान होता है। तो मेरे को तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि हमारा उद्देश्य सही है तो आप कहीं भी रहो, किसी भी पार्टी में रहो। सही बताया आपने बिल्कुल। अब एक और प्रश्न है आपसे जुड़ी हुई भूमिका का, ये आप पार्षद पति भी हैं। हाँ, तो उसकी भूमिका की जिम्मेदारी भी है आपको। तो वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी पार्षद है, लेकिन क्षेत्र में सक्रियता आपकी ज़्यादा दिखाई देती है। आप दोनों पति पत्नी मिलकर और समाज में जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनाते हैं? क्या कभी घर पर राजनीतिक या किसी विकास कार्य के बारे में बहस भी होती है कि बातचीत होती है घर के अंदर, डिस्कशन होता है कि नहीं होता है? बहस का तो सवाल ही नहीं। और दूसरा हमने बताया नहीं कि ईश्वर की कृपा से ऐसा रहा है कि भाई हमारे आसपास जो भी माहौल मिला सब अच्छी मिला, तो फिर वो तो धर्म पत्नी है, तो कभी किसी प्रकार की कोई बहस नहीं। और जैसा मेरा विचार है, कुछ उनकी इच्छा भी होगा कि ऐसा होना चाहिए कार्य। जैसा बिल्कुल वो होता है। कभी कभी होता ये है कि अब बाढ़ का मामला आता है तो कभी कभी होता है कि पहले ये वाला काम पहले करा देना। वही जैसे हमारे यहाँ मांगलिक भवन का कार्य है, मंदिर का कार्य है, तो कभी कभी होता है कि थोड़ी सी समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, ये वाला काम पहले करा देना। और सक्रियता तो ये तो आपको मालूम है कि अब सक्रियता तो मुझे ही रखना पड़ेगी ज़्यादा। सही बात है ना। अब एक है जनता का विश्वास। एक बाहरी व्यक्ति मूल रूप से बिना के रहने के बावजूद के लिए भी स्थानीय लोगों का इतना प्यार और विश्वास जितना आसान नहीं होता है। आपने परदेसीपुरा के लोगों का दिल के साथ साथ पूरे टोंक नगर का दिल जीता है और सबकी जगह आपने उनके दिल में बनाई है। तो उसका क्या राज है आपके पीछे? सब ईश्वर की कृपा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मेरे में कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से मैंने किसी का दिल जीता हूँ। नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ, जिस स्कूल में जाता हूँ, तो रवि भैया बोले कि आएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, ये सारी चीज़ें बात होती है। ये कुछ नहीं, ये तो क्या रहता है कि बच्चों के बीच में जाते हैं तो एक कहते हैं ना कि मन को एक अच्छा सुकून मिलता है जो, तो इसलिए बच्चों के बीच में जाते हैं जी। और दिल जीतने वाली बात बताई तो ईश्वर की कृपा रहती है साथ। क्या वो मेरे को ज़्यादा तो अब जैसे इन चीज़ों की जानकारी नहीं, कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है। और मैं तो नहीं समझता कि मैं बाहर हूँ। मेरा यही कहना रहता है कि मेरा जन्म बीना में ज़रूर हुआ है जी, मगर मेरा पूरी कर्म भूमि यही है। और लोगों से जहाँ इतना जो प्यार मिला है, प्रेम मिला है, तो कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होती कि ये टोंक को छोड़ के कहीं जाऊँगा। थोड़ी और सहभागिता की बात कर लेते हैं अपन। शक्ति और जिम्मेदारी की, वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रियता आपकी ज़्यादा दिखाई देती है। ये मैंने अभी पूछा था आपको, क्या एक टीम वर्क घर की गृहिणी और वार्ड की जनप्रतिनिधि के बीच आपस में सामंजस्य कैसे बैठाते हो आप? कुछ नहीं, यदि उनको कुछ लगता है कि ये कार्य करना है तो मुझे बता देते हैं, हम उस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। और हमारे जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, यदि हम अच्छा काम बताएंगे, यदि जनहित का बताएंगे, तो बिल्कुल उसमें वो आगे बढ़ के उसको बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। अब जनता से आपको काफ़ी उम्मीद है। जब कोई आम आदमी आपके पास समस्या लेकर आता है तो एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक समाज सेवी के तौर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, मैंने बताया नहीं कि ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, यदि कोई काम के लिए आता है, यदि मैं इस काबिल समझता है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ उनका, यदि वो आता है और यदि मेरे सामर्थ्य में होता है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और यदि नहीं होता है तो उनको वो रास्ता ज़रूर बता देता हूँ कि इस माध्यम से या इस रास्ते से ये कार्य हो जाएगा, ये हमारी क्षमता से बाहर है जी, तो आप इसको इस तरीके से इस कार्य को कर लें। चलो ठीक है। कोशिश यही रहती है कि सामने वाले का निराकरण हो जाए। और ये भी रहता है ध्यान कि सामने वाला जो जिस कार्य के लिए आया है वो उचित है कि अनुचित है जी, ये भी करना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। राइट। चलो अपन अब सामाजिक सरोकार और भविष्य के विजन के ऊपर बात करते हैं। समाज सेवा, राजनीति से हटकर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में ऐसी कौन सी कुरीतियाँ या समस्याएं हैं जिसे आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? जैसे नशा है, शिक्षा का अभाव है या स्वच्छता है, इन पर या इनके अलावा कोई किस पर फोकस है आपका? देखो, ईश्वर ने मुझे एक रास्ता जो पकड़ाया है स्कूल वाला, शिक्षा वाला, तो मैं तो उस पर ही चल रहा हूँ। और मैं वही चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो अपने साइज की स्कूल है। अच्छा, मैंने पूछा शिक्षा का अभाव, तो वो दूर करना चाहते हैं। शिक्षा का अभाव तो ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी और जो ज़्यादा सुविधाएं हो सकती हैं। भाई आज आप जैसे लोग हैं, यहाँ शिक्षा का अभाव तो ही नहीं है। आप भी स्कूल में हैं,
आपके स्कूल में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल, है ना। मगर फिर भी इसके अलावा यदि और लगता है, मान लीजिए आपके यहाँ कॉमर्स नहीं है, हाँ। अभी तो वर्तमान में कॉमर्स भी शुरू हो गया है आपके यहाँ अभी, हाँ हाँ, है ना। तो इसी क्षेत्र में आगे ही काम करना चाहेंगे, क्योंकि बताए नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अपन बच्चों को यदि अगर किसी प्रकार का सपोर्ट कर देते हैं, हाँ, हाँ। तो उनका भविष्य का निर्माण हो जाता है। बाकी अगर बच्चे समझदार रहेंगे तो नशा मशा करना है नहीं करना जो उनके विवेक के ऊपर निर्भर रहेगा। यदि खुद ही समझदार है तो खुद ही नशा नहीं करेंगे वो। अब थोड़ा मैं सपना, आपका जो विजन है, अगर आपको एक जादू की छड़ी दे दी जाए तो टोंक खुर्द के सरकारी और निजी स्कूलों में आप तुरंत कौन सा एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं? एक जादू की छड़ी आ जाए आपके पास में, तो जो शासकीय और अशासकीय विद्यालय उसमें आप क्या परिवर्तन करना चाहते हो? कुछ नहीं, वैसे टोंक खुर्द के स्कूल तो बढ़िया चल रहे हैं, शासकीय हों चाहे प्राइवेट हों, तो जादू की छड़ी की आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समाज सेवा विस राजनीतिक, आप एक नेता भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कई बार राजनीतिक में कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जबकि समाज सेवा के दिल से सोचना पड़ता है, और आप इन दोनों भूमिकाओं को सामंजस्य कैसे बिठाते हो? कभी कभी मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं आप, जो राजनीतिक दल है उनमें, और कभी कभी स्कूल में भी आ जाते हो, तो ये सामंजस्य कैसे बिठा लेते हो आप आपस में? क्योंकि मेरे को तो राजनीति में जाना पसंद नहीं, बिल्कुल मैं नहीं जाता हूँ, जैसे मेरा ऐसा स्कूल का है, तो आप ये दोनों सामंजस्य कैसे बिठाते हो? देखिए, घर में यदि रोटी की व्यवस्था करना है तो बाहर कमाने जाना पड़ेगा। स्कूलों में हमें यदि व्यवस्था देना है तो हमें राजनीतिक पार्टियों में भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने निजी खर्च से कुछ व्यवस्थाएं कर सकूं, या तो जो कुछ भी होता है सरकार के संसाधनों से ही है, सरकार के माध्यम से ही है। तो ठीक है, ऐसे तो अगला एक है चुनौती। स्कूलों में सुधार करते समय, समाज के लिए काम करते समय आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उन चुनौतियों को लड़ने की ताकत आपको कहाँ से मिलती है? देखो, चुनौतियाँ तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको कोई कितना भी अच्छा काम करने जाओ तो वो तो कहीं ना कहीं कुछ जो इतने संतोषी रहते हैं तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ सामने खड़ी करने की कोशिश करते हैं जी। मगर मेरा ये विचार रहा है कि जब अपन कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो फिर परवाह नहीं करी जाती, क्योंकि फिर दो आदमी रहते हैं, एक ऊपर वाला देखता है और एक अपन रहते हैं जी। तो तीसरे की फिर जरूरत नहीं रहती कि वो किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट दे। भविष्य की योजना के बारे में पूछूंगा। टोंक खुर्द और विशेषकर परदेसीपुरा के लिए आपका अगला बड़ा सपना क्या है? अगले 5 साल में आप इस क्षेत्र में और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में क्या देखना चाहते हो अगले 5 साल? देखिए, 5 साल तो क्या, अब हमारे पार्षदी का यदि कार्यकाल देखा जाए तो लगभग 1-1.5 साल बचा है जी। और बाढ़ छोटे हैं, हमारे छोटी जगह है, तो जो समस्याएं थी लगभग उनका निराकरण कर दिया है। मेरे को पता है, बहुत सारा काम करवाया है आपने। बहुत सारे काम शासन द्वारा हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वो भी कोशिश रहेगी कि जो 1.5 साल 1 साल जो बचा है शेष उसमें हो जाए जी। और बाकी फिर जो आगे आने वाले जो भी पार्षद रहेंगे वहाँ पर वो उसको जो शेष कार्य रहेंगे वो करेंगे। बाकी लगभग बहुत काम हो गया हमारे बारे में। बिल्कुल। रवि भैया, एक आपसे मैं एक ऐसा राउंड है ये जो दर्शक बहुत पसंद करते हैं, रैपिड फायर बोलते हैं इसको, रोचक और मज़ेदार होता है। इसमें तत्काल आपको जवाब देना है जो मैं पूछूं आपसे, तो क्योंकि इसको देखने में जब वीडियो का लास्ट आता है तो इसको ज़रूर देखते हैं वीडियो, इसी कारण वीडियो भी ज़्यादा चलते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, देखना तत्काल आया, वैसा नहीं हो कि वो मिस फायर होते रहे हमसे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर देंगे। आपको देखो, पहला प्रश्न है, झांसी का किला या टोंक खुर्द गलियाँ दिल से करीब क्या है दोनों के? देखो, वर्तमान में तो टोंक खुर्द की गलियों को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। बढ़िया। बच्चों के साथ खेलना या नेताओं के साथ मीटिंग करना? देखो, इसमें अब ये है कि दोनों चीज़ ज़रूरी है। बच्चों के साथ खेलना है और उनके लिए कुछ करना है तो नेताओं के साथ मीटिंग भी करना ज़रूरी है। अच्छा, आपका पसंदीदा विषय कौन सा रहा आप जब स्कूल में पढ़ते थे? तो पढ़ने में मैंने बताया नहीं कितना वो, फिर भी कोई तो विषय पसंदीदा होगा आपका, कोई भी तो? मैंने कॉमर्स लिया था। कॉमर्स लिया था, और सबसे ज़्यादा कॉमर्स के बाद फिर क्या रहा मेरे को, नैतिक शिक्षा जो इससे हटके है। मैंने भी जब उस समय, जैसा आपने बताया था कि उस समय जो स्कूल में जाता था तो मेरे को ये किताबी ज्ञान तो था नहीं। हाँ, वो आप लोग करते थे पूर्ति उसकी, जो भी नौजवान और साथी हमारे जितेंद्र मान और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। हाँ। और मैं जब जाता था तो जब देखता था कि अब आप भी नहीं है या कोई भी नहीं, और पीरियड कहीं में खाली है, क्लासरूम खाली है और बच्चे बैठे हैं, तो नैतिक शिक्षा पर बात कर लेते जी। अच्छा, अगला है कि जीवन का सबसे बड़ा पछतावा या सबसे बड़ी खुशी, मतलब रिग्रेट और एक हैप्पीनेस, ये आपकी लाइफ में कभी आया क्या? रिग्रेट हुए, कभी पछतावा हुआ, किसी काम ऐसा कर दिया आपने कभी, या ऐसी खुशी हुई जो बहुत ही आपका मन
प्रसन्नित हुआ? अनजाने में तो कोई चीज़ अगर गलती हुई हो मेरे से तो मुझे मालूम नहीं है, मगर जब से होश संभाला है, जब से तो मेरे को तो लगता है कि मैंने तो शायद ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे मुझे पछताना पड़े। और खुशी की बात है तो खुशी तो मुझे रोज़, आप जैसे लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो खुशी तो रोज़ पर खुशी हो जाती है। अच्छा गौर साहब, एक और बात बताइए, एक शब्द में, नेता, समाज सेवी या एक विद्यार्थी, क्या है अभी आप? विद्यार्थी हैं, अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बताया। बिना की याद या टोंक खुर्दे का प्यार? दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना या राजनीतिक सभा को संबोधन करना? अब देखो, संबोधन करना तो अपने को आता भी नहीं है सभा को, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना ही पसंद करेंगे। ओके। स्कूल में मिड डे मील, मतलब खाना बनता है, मध्याह्न भोजन बोलते हैं उसको, स्कूल में मिड डे मील खाना या किसी बड़े होटल में लंच करना? देखो, मिड डे मील और बड़े होटल में लंच करना, यदि वो बच्चे मेरे साथ बड़ी होटल में जाते तो वहाँ खाना खा लेंगे। अच्छा, बच्चों के साथ खाना पसंद करते हैं? ओके। बच्चों के साथ खाना पसंद करूँगा, और यदि वही बच्चे अगर मेरे साथ होटल में जाते तो वहाँ खा लेंगे। जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा, मतलब रोल मॉडल कौन है आपके? अब देखो साहब, रोल मॉडल, आइडियल, मतलब आपके आइडियल तो मेरे को ही नहीं मालूम है, मगर हाँ कुछ जो एक रहे हैं अपने जो पुराने, विवेकानंद जी। और जैसे आपको बताया कि एक मेरे को 2 वाक्य जो आज भी याद है कि मृत जीवन से जीवित मृत्यु श्रेष्ठकर है जी। एक वो वाक्य विनोबा भावे जी का है, शायद वो मेरे को ध्यान तो नहीं है, बहुत पुराना बात हो गई जब से ये शुरुआत करी थी, उस समय पढ़ा था मैंने। विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित लगता है कि नहीं, उन्होंने एक जी इतनी कम उम्र में काफ़ी अपने धर्म के प्रति बहुत कुछ किया है। बाकी फिर परम पिता परमेश्वर माँ भगवती जैसा करती है वैसा मैं करता जाता हूँ। बाकी हाँ, ये लोग मेरी प्रेरणा रहे हैं, भगत सिंह वगैरह, ऐसे भगत सिंह जी वगैरह जो जिन्होंने भी देश के लिए और धर्म के लिए कुछ किया है, वो बिल्कुल वो रोल मॉडल है आपके। एक शब्द में बताइए कि शिक्षा आपके लिए क्या है? शिक्षा मनुष्य के लिए जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा रवि भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे मैंने प्रश्न पूछे आपसे और आपने बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न बताए। दर्शक को निश्चित इससे लाभ मिलेगा। मैं आपसे लास्ट में एक और सवाल करना चाहता हूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही वर्ग है, सबसे ज़्यादा मेरे व्यूवर जो हैं वो स्टूडेंट हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या मतलब उनको क्या सलाह दे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो? इस प्रकार से स्टूडेंट के बारे में कुछ मोटिवेशन 1 आध मिनट का अगर हो आपके पास में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? बच्चों से तो यही कहना चाहूँगा मैं कि मन लगाकर पढ़ें, मेहनत करें, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो नौकरी करें, बिल्कुल घर में भी रहते हैं, खेती भी करते हैं। बालिकाएं हैं, जरूरी नहीं कि कहीं नौकरी कर रही हैं या कुछ बिजनेस कर रही हैं। विवाह के बाद यदि वो ससुराल में भी रहती हैं, तो शिक्षा तो क्या हर जगह काम आना है और उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना चाहिए। क्योंकि यदि मेहनत करके यदि आप पढ़ के आगे बढ़े हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि अपन देखते हैं, मान लीजिए मैं ही अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, तो मैं यदि पैदल आया हूँ, बाइक से आया हूँ, तो मैं एक एक दुकान देखता हुआ आया हूँ कि कौन सी दुकान कहाँ। यदि आप मेरे से पूछेंगे कि सोलंकी जी की दुकान कहाँ है, तो मैं बता दूँगा वहाँ है जी। और यदि मैं वो जिसको आजकल बोलते हैं कि इंस्टेंट, तुरंत वाला नकल के माध्यम या ऐसा कुछ भी करके, ऐसा करके मैं कोई उससे बंद गाड़ी में आ भी जाता, तो मैं आप पूछते मेरे को कि रास्ते में कितनी दुकानें पड़ती, तो नहीं बता सकते। ऐसे बच्चे यदि वो किताबें पढ़ के यदि आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका तो कहने का मतलब ये सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है? शॉर्टकट नहीं होता है, और सीधी सी बात है, यदि किताबें पढ़ते हैं वो, तो वो उनसे यदि पूछा जाएगा कि प्रश्न नंबर 79 पे क्या है, तो वो बगैर उसको देख के बता देंगे 79 पे ये। यदि उन्हें किताब खोली नहीं होगी, हाँ, तो क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे? तो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कभी समस्या नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर आपने पूरा वीडियो देखा और रवि भैया का जो से बातचीत की, आपको क्या अच्छा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और इसी प्रकार से मेरे चैनल पर आप बने रहिए। मैं ऐसे ही युवाओं के इंटरव्यू इस पर लूँगा, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते रवि भैया।